सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। यूपी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी मिली। मथुरा के कोसी कला में शनि परिक्रमा मार्ग बनेगा। पर्यटन से जुड़े 2 प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुए हैं। 2.5 लाख फ्री मिनी किट दी जाएगी। वाटर रिचार्ज ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 15% सब्सिडी मिलेगी। पहले 2 लाख 2 पहिया वाहन पर छूट मिलेगी। तो देखिए, ये बड़े फैसले लिए गए हैं। करीब 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट की खास बैठक हुई और इस दौरान महत्वपूर्ण ये मंथन रहा तमाम क्षेत्रों को लेकर। और इसके बाद 30 प्रस्ताव जिस पर मोहर लगाई गई है। वाटर रिचार्ज ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 15% सब्सिडी मिलेगी। पहले 2 लाख 2 पहिया वाहन पर छूट मिलेगी। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या जानकारी? देखिए, प्रस्तावों पर मोहर और आने वाले दिनों में ये प्रस्ताव जो हैं किस तरीके से अहम भूमिका निभाएंगे विकास के लिए और जनता को राहत देने के लिए? बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में खत्म हो चुकी है। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक लगातार चली, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 30 प्रस्ताव यूपी कैबिनेट ने ये है, जिसमें से अगर हम महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। जिसमें कि जैसा कि सुबह भी मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को लेकर भी बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसमें वाहनों पर सब्सिडी होगी। साथ ही साथ आने वाली कंपनियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी सहूलियतें भी दी जाएंगी। हालांकि दूसरा बड़ा प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास प्रोत्साहन नीति 2022 को भी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 रोजगार देगी। और जो दुग्ध मार्केट है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ये दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 को यूपी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश भर में खरीफ की फसल में मक्के और बाजरे की भी खरीद होगी और धान खरीद को लेकर भी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी लगा दी है, जिसमें 4,000 क्रय केंद्र पूरे प्रदेश भर में खोले जाएंगे। तो निश्चित है कि ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिनको उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मोहर लगाई है। दूसरा एक और बड़ा प्रस्ताव है जिसमें उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो अभी वो यूरिया या डीएपी जैसी खादें हैं, जो रासायनिक खादें हैं, उनके प्रयोग के बजाय प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जिसको लेकर इस बोर्ड का गठन हुआ है। और जो किसानों को नुकसान हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चाहे वो अतिवृष्टि से हुआ हो या बाढ़ के जरिए से हुआ हो, उसमें चना और मसूर के किसानों को निःशुल्क तौर पर बीज वितरित होंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 32 करोड़ की धनराशि जारी भी कर दी गई है, ताकि किसानों की सहूलियत के लिए ये पैसा दिया जा सके। किसानों के जो लघु और सीमांत किसान हैं, उनको करीब 1,000 करोड़ रुपए देने के लिए भी प्रस्ताव यूपी कैबिनेट में था, जिसमें सोलर पंप, साथ ही साथ उनको मुफ्त में जो बीज है वो वितरित किए जाएंगे, ताकि वो अपनी नुकसान की खेती की भरपाई कर सके। उत्तर प्रदेश के अगर हम मथुरा बंदन की बात करें तो उसके विकास के लिए, पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन केंद्र, सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे, जो कि सभी मथुरा के केंद्रों पर, साथ ही साथ प्रदेश के अन्य जो पौराणिक स्थल हैं, जिसमें विंध्य धाम, चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थल शामिल हैं, जहां पर ये केंद्र स्थापित होंगे, ताकि जो आने वाले पर्यटक हैं उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सके, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गृह विभाग के भी कई प्रस्ताव हैं, जिसमें अमेठी जिले में अपनी जिला जेल होगी, जिसकी क्षमता 990 कैदी की होगी। उसके निर्माण को भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ अयोध्या से जुड़े हुए कई फैसले हैं, जिसमें जमीन के हस्तांतरण, क्योंकि लगातार वहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो दूसरे विभाग की जो जमीनें हैं वो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास को देने और साथ ही साथ वहां पर जुड़े हुए निर्माण कार्यों के विभिन्न प्रस्तावों पर भी यूपी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। हालांकि कुल प्रस्तावों की संख्या 30 है, जिसमें कई नगर निकाय भी ऐसे हैं जिनकी सीमा का विस्तार हुआ है।
उनसे जुड़े हुए प्रस्तावों पर यूपी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। तो ये वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर आज यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। जी बिल्कुल। और एसके देखिए किस तरीके से पर्यटन के लिए भी 2 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, तो कहीं ना कहीं सीधा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जिस तरीके से टूरिस्ट भी आए उनको भी बेहतर सुविधा मिल सके और उत्तर प्रदेश की जो खास छाप है वो रह सके। इससे जुड़े क्या प्रस्ताव है? बिल्कुल, अगर पर्यटन विभाग से जुड़े हुए प्रस्तावों की बात करें तो जिसमें पर्यटन केंद्र बनाने के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें खास तौर पर मथुरा, वृंदावन, विंध्यधाम जैसे जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर ये पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे। इन पर्यटन स्थलों के जरिए कहीं न कहीं आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सहायता किस तरीके से उपलब्ध कराई जाए, कैसे उनकी सुविधाओं में वृद्धि की जाए, उनसे जुड़े हुए प्रस्ताव है। हालांकि ब्रज विकास परिषद का गठन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही किया गया था, उसमें और ज्यादा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसले लिए गए हैं, जिसमें खास तौर पर मथुरा, वृंदावन और जो अकबरपुर है, अकबरपुर में सिंचाई विभाग की जमीन जो है वो यूपी तीर्थ विकास परिषद को निःशुल्क देने का प्रस्ताव है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटकों के लिए वहां पर सुविधाओं को विकसित कर सके। और क्योंकि ये जमीन सिंचाई विभाग के पास थी तो उससे निःशुल्क तौर पर पर्यटन विभाग को ये जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। बिल्कुल। तो लगातार देखिए 30 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है जो कि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया इसके तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आपका। तो देखिए 30 अहम प्रस्ताव जिन पर मोहर लगी है और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बेहद ही ज्यादा अहम ये प्रस्ताव आने वाले दिनों में साबित होंगे। हमारे साथ हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। मंत्री जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती के लिए बोर्ड का गठन, साथ ही साथ धान खरीद को लेकर भी चीजें तय हुई हैं, क्या हुआ है आज पूरा? देखिए, एक तो महत्वपूर्ण फैसला राज्य में प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन का हुआ है, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य प्राकृतिक बोर्ड का गठन होगा। उसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बॉडी बनेगी, गवर्निंग बॉडी बनेगी। और तीसरा, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय जो है प्राकृतिक बोर्ड का गठन होगा। दूसरा, सूखा और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य में 2.5 लाख दलहन के मिनी किट निःशुल्क बांटने का हम लोगों ने फैसला किया है, जिसके भीतर 1.5 लाख मसूर के मिनी किट, एक मिनी किट के भीतर 8 केजी होगा और चना का मिनी किट 1 लाख मिनी किट, जिसके भीतर 16 केजी का वो मिनी किट होगा। 1 एकड़ क्षेत्र के भीतर वह लगाई जा सकेगी दलहन की फसल। और इस दृष्टि से इसकी हम लोगों ने आज इस बात का निर्णय किया है और लगभग 46,000 कुंटल बीज हम इस दृष्टि से जो है किसानों को दलहन के निःशुल्क उनके बीच में वितरित करने जा रहे हैं। तीसरा फैसला, राज्य के भीतर धान के क्रय करने के लिए निर्धारित हुआ है, जिसमें 73 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य इस साल, सर्वाधिक लक्ष्य इस साल का रखा गया है 73 लाख मीट्रिक टन, जिसमें धान की खरीद की जाएगी। और पूरे प्रदेश के भीतर 4,000 ऐसे क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। गजटेड हॉलीडे और छुट्टियों को या रविवार की छुट्टियों को छोड़ करके प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक संचालित होगा। और किसानों के सुविधा के अनुसार उसे जिलाधिकारी से को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को सुविधा को देखते हुए वो क्रय केंद्र के प्रस्ताव करें। चौथा, एक महत्वपूर्ण जो फैसला हुआ है वो मक्के और बाजरे के खरीद का हुआ है। प्रदेश के भीतर मक्के और बाजरे की खरीद पहली बार होगी और वह भी MSP के आधार पर किया जाएगा। 1 लाख मीट्रिक टन मक्के का खरीद किया जाएगा 25 जनपदों के से, और मक्के के 100 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे राज्य के भीतर। दूसरा जो है वो बाजरे का 50,000 कुंटल लक्ष्य रखा गया है और उसके 80 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इस तरीके से अगला वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला है, उस ध्यान को रखते हुए उसका एक बैकग्राउंड उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तय किया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कि हम जो है वो मक्के और बाजरे की खरीद करके मिलेट्स के उत्पादन को भी हम राज्य के भीतर प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल, ये हैं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने क्या क्या फैसले लिए हैं और किन किन चीज़ों को लेकर क्या फैसलों पर मोहर लगी है, चाहे वो धान खरीद हो, बाजरे की खरीद हो या प्राकृतिक खेती को लेकर बोर्ड का गठन हो। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ।
हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। मंत्री जी, आपके खिलाफ में आरोप पत्र दाखिल हुआ है कोर्ट में, क्या कहना चाहेंगे 2015 के मामले में? एक्चुअल में वो भ्रामक खबर है, आरोप पत्र नहीं। एक क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है कि जो पुलिस कह देती है उसको न्यायालय में एक बार पूछा जाता है कि जो पुलिस ने कहा है वो क्या सही है, उस पर आरोप लगाए जाते हैं। तो आरोप का मैंने चार्ज बनता और चार्ज का मैंने डिस्चार्ज डाल दिया और उसी न्यायालय ने खुद उस केस में पुलिस ने एक्सेप्ट किया। मैंने 4 गोली चलाई है और 2 हमारे भाई जो हम आंदोलन भी लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना छूट है और गोली चलाना असंवैधानिक है। 4 गोली में चलाई है, 2 हमारे भाई को लगा है जिसमें मृत्यु हुई है और वो 2 गोली जो लाश को कंधे पे ले जा रहा उसे लगा। उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ NBW डाली की है, गैर जमानत वाला। तो पुलिस को आके अपना जमानत कराना चाहिए, आखिर भाग क्यों रहे हैं? तो न्यायालय को अब तय करना है, मैंने डाल रखा है कि भाई वो 302 का केस हमारे ऊपर चलेगा, आपने तो पुलिस पर चला रखा है, तो दोनों में से एक ही चलना चाहिए ना। और निश्चित रूप से न्यायालय से न्याय मिला है, न्यायिक प्रक्रिया है और हम जब भी न्यायालय बुलाएंगे हम जाते रहेंगे। आप पहले भी गए थे, पेशी पर भी आप गए थे और आपने बात रखी थी, लेकिन अब जो अभी आरोप लग रहे हैं वो आपके खिलाफ वो लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ है पूरा मामला, तो क्या आपकी तरफ से भी अपना पक्ष अब रखा जाए? निश्चित रूप से पहले गए थे तो चार्जशीट लगाई पुलिस, चार्जशीट के बाद न्यायिक प्रक्रिया होती जाने के लिए मैं गया था और फिर आज के बाद आया कि अब हम साक्ष्य देने का अवसर था। मैं साक्ष्य दे गए, अब पुलिस अपना साक्ष्य देगी, फिर हमें बुलाया जाएगा, फिर साक्ष्य पे बहस होगा। तो निश्चित रूप से हमें साक्ष्यों के आधार पर अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे 37 लोग बंद थे और 37 लोगों में रात में जब पुलिस पूछी कि भाई इसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, तो एक ने कह दिया मैं BSc में, एक ने कह दिया ग्रेजुएट हूँ, तो दोनों को फर्जी कट्टा ला के रात में दिखा दिया। तो वो तो 38 गवाह तो हैं ना, जब उनके सामने लाया गया, कट्टा रखा गया, तो कहीं पुलिस जो कह देगी वही थोड़ी हो जाएगा। 38 लोग भी तो गवाह हैं, उनके सामने रखा गया है। और जब पोस्टमार्टम में पुलिस की बुलेट है, वैज्ञानिक युग है, और आप कहते हो नहीं कट्टे से मार दिया लोगों ने, तो आखिर साक्ष्य तो वैज्ञानिक माना जाता है, व्यक्ति का साक्ष्य बाद में माना जाता है। तो वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिक ढंग से पुलिस दोषी है और सरकार दोषी है, 2015 की सपा सरकार, जिन्होंने एकदम अंग्रेज़ों से जब भी ज़्यादा क्रूरता की है। हिस्सा मांगने वाले को हक देना चाहिए, नहीं कि उनको क्रूरतावश उनको इस तरीके की गोली चलानी चाहिए। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जो बता रहे हैं कि पूरा मामला पुलिस के खिलाफ है। जिस युवक की मौत हुई थी उसको गोली पुलिस की बंदूक से लगी थी, ना कि किसी निजी बंदूक से। और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट सुनवाई कर रहा, हमने साक्ष्य रखे हैं, आगे भी जब हमारी पेशी होगी तो हम अपनी बात रखते रहेंगे। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं SK वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। हमारे तो देखिए किस तरीके से ये खास बातचीत रही और इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई और देखिए इस कैबिनेट बैठक में जिस तरीके से 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, कहीं ना कहीं एक बैलेंस बिठाने की कोशिश रही है, जो तमाम के हर क्षेत्र में बराबर से ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको उन सभी धर्म नगरियों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, पर्यटकों को सुविधाएं दी जाए, इसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो महत्वपूर्ण तौर पर की जा रही हैं? आज ही के यदि कैबिनेट की बात करें तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो हमने गठित किया है, उसके लिए एक तो शनिदेव मंदिर जो स्थित है, जहाँ लाखों श्रद्धालु प्रत्येक शनिवार पूरे देश से आते थे, उसका हम लोग परिक्रमा मार्ग निर्माण के लिए वन विभाग की 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि को हम लोगों ने आज मंत्री परिषद से लेकर के उनको गांव सभा की भूमि एक्सचेंज करने का काम किया है। वहीं पर्यटन सुविधा के लिए टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए हम लोगों ने NH 19 पे जो एक हमारा फैसिलिटेशन सेंटर वृंदावन बना हुआ था, उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा एप्रिसिएट किया लोगों ने। उससे उत्साहित होकर के सरकार ने निर्णय लिया कैबिनेट ने कि वहाँ पे NH 19 पे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक जीर्ण सीट डांप गला था, अनुपयोगी था, उसको आज हम लोगों ने पर्यटन विभाग को लिया है और ब्रज तीर्थ विकास परिषद को हैंडओवर करेंगे। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा उसकी जगह है, वहाँ जो गरीब पर्यटक आता है उसकी सुविधा के लिए व्यवस्था करेंगे। इस तरह की जो व्यवस्था हम कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि पर्यटक आने वाले पर्यटक को हम संसाधन जुटा पाएँ, हम उसको बेहतर आवागमन की सुविधा दे पाएँ, उनको रुकने की, ठहरने की व्यवस्था कर पाएँ, पार्किंग की व्यवस्था दे पाएँ और बेहतर
पर्यटक सुविधाओं की स्थापना सारे जितने भी हमारे पर्यटक स्थल उनको देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने 9.5 लाख दिए जलाने का काम किया था। 2 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। उस हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी लिखा गया था, लेकिन उस रिकॉर्ड को मध्य प्रदेश ने तोड़ा है। उन्होंने 11,32,000 दिए जला करके हमारा ये रिकॉर्ड बीट किया है। इस साल हम लोग 15 लाख दिए भव्यता दिव्यता के साथ तो जलाएंगे। उसमें 2-3 बहुत फर्क होंगे। बड़े दिए की बात कर रहे हैं वो होंगे। दूसरे साथ इस बार हर घर से एक दिया, उसमें भगवान राम के दरबार में पहुंचे, भगवान राम के दीपोत्सव में शामिल हो, ये हमारा प्रयास है। तो वो भी हम पूरे प्रदेश भर से कलेक्ट करके 15 लाख दिए एक रिकॉर्ड बनाएंगे। पुनः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम उत्तर प्रदेश का लिखाएंगे। उसके साथ साथ 9 देशों की रामलीलाओं का मंचन, 9 प्रदेशों की रामलीलाओं का मंचन, वहाँ जो हमारा तमाम अन्य भव्यता दिव्यता के स्वरूप थे उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा करके इस साल हम तैयारी कर रहे हैं। के एमएसएमई मंत्री डॉक्टर राकेश सचान, मंत्री जी जिस तरीके से आज आप टेक्सटाइल नीति को कह रहे हैं तो इससे क्या रहेगा और कैसे उत्तर प्रदेश को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ 2017 की टेक्सटाइल पॉलिसी लागू थी जो 12 अक्टूबर को ख़त्म हो रही थी। आज हमारी नई पॉलिसी 2022 हम लोगों ने मंत्रिपरिषद में पेश की है, जिसका अप्रूवल हुआ है। उसका उद्देश्य है कि हमें उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए और 10,000 करोड़ तक का निवेश का लक्ष्य है कि हमारा इसमें और रोजगार सृजन का, जो सबसे ज़्यादा रोजगार हमारी इस पॉलिसी में मिलेगा, उसमें हमने तमाम ऐसे प्राविधान किए हैं जिनसे कि हमारे उद्यमियों को निवेश में आसानी होगी। जैसे स्टाम्प में 100% छूट हमने दी हुई है और कैपिटल में भी हम लोगों ने 25% ज़मीन खरीदने में कोई सरकारी संस्था से खरीदेगा उसमें 25% हम लोग छूट दे रहे हैं। इसी तरह से हमने अभी हमारा एक हरदोई और लखनऊ के बॉर्डर पे 1,000 एकड़ में एक टेक्सटाइल पार्क विकसित करने का जो हमारा लक्ष्य था, वो भी 500 करोड़ हमें भारत सरकार दे रहा है। उसमें भी हम लोग बहुत शीघ्र ही काम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये नई पॉलिसी जो हम लोग लाए हैं, इससे हमारे गारमेंट में, वस्त्र उद्योग में बढ़ावा मिलेगा और नए उद्योगों को आने का बहुत अवसर है। बहुत सारी विद्युत तक में हम लोग छूट दे रहे हैं, 2 रुपये प्रति यूनिट। तो तमाम तरीके से हमने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है जो जिससे कि आज प्रतिस्पर्धा जो चल रही है पूरे देश में, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोग गारमेंट पॉलिसी का लाभ ले करके और यहाँ पर अपना निवेश करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री डॉक्टर राकेश सचान, जो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल नीति 2022 लेकर हम आए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा और लोगों का जो जीवन स्तर है वो कहीं न कहीं सुधरेगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो देखिए लगातार किस तरीके से जहां पर्यटन मंत्री से खास बातचीत, एमएसएमई मंत्री से खास बातचीत और हर किसी की तरफ से ये बताया गया कि कैसे ये जो 30 अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लगी है कैबिनेट की इस खास बैठक में, ये कैसे लाभदायी साबित होंगे और इसकी क्या कार्य योजना जो है तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद में किस तरीके से अलग अलग विभागों के मंत्री जुटे हुए हैं और इन प्रस्तावों के जरिए कोशिश की जा रही है कि और ज्यादा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सके। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। मंत्री जी, जिस तरीके से कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, मुख्यमंत्री कल भी 3 जिलों गए थे, आज भी 5 जिलों में जा रहे हैं, तो किस तरीके की चीजें आप करने वाले हैं? इस बार लगा था कि बाढ़ से हम लोग इस बेल्ट में अब नहीं, गंगा यमुना के आने के बाद ये लगा था कि इधर अब नहीं है, लेकिन बेमौसम बरसात के कारण और दशहरा के अवसर बारिश और नेपाल में ज़्यादा बारिश होने के कारण बूढ़ी राप्ती और हमारी राप्ती और गंडक, सरयू, घाघरा के कारण इन बेल्टों में सिद्धार्थनगर, बहराइच, आजमगढ़, उधर बस्ती, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, ये सभी जगह बाढ़ होने के कारण, तो आने के कारण सभी अधिकारी भी, प्रशासन के, सिंचाई विभाग के भी सब लोग और मंत्री भी, हमारे राज्य मंत्री भी दौरे पर हैं। हम अभी 8-10 जिलों का दौरा किया, मुख्यमंत्री सभी जनपदों में जा रहे हैं और आज भी वो अभी निकले हैं
1 मिनट का समय नहीं, रात दिन दौड़ा कर रहे हैं और सरकार अधिकारियों को निर्देशित भी हैं किसी प्रकार की जनता जनार्दन को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां अतिवृष्टि है या बाढ़ है, ऐसी जगहों पर सर्वे कराया जाए और जो भी किसानों को नुकसान हुआ है उसके लिए अनुमन्य सहायता दी जाए। हाँ, हर प्रकार का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसको भी, और जो खेत में जो भी फसलों का नुकसान हुआ है वो सभी को मुआवजा, और अपने मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से योजना के तहत वो मकान भी, हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। अब प्रभारी मंत्री भी जिलों में जा रहे हैं। अब जाएंगे सब, उससे भी जाते हैं। प्रभारी मंत्री को आज निर्देश मिला कि वो भी बाढ़ क्षेत्रों के जो भी प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करें। हाँ, जहां बाढ़ है वहां सभी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री खुद मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं। जहां पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ।